Assalamu alaikum students. Welcome to the 11th lecture of Digital Logic and Design CS 302. लास्ट लेक्चर में हमारा करनॉफ मैप का टॉपिक स्टार्ट हुआ था। इस लेक्चर में भी उसी टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। डिफरेंस जस्ट ये है कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एसओपी एक्सप्रेशन को के मैप के अंदर पुट किया था, जबकि इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई पीओएस एक्सप्रेशन हो तो उसे हम करनॉफ मैप के अंदर किस तरीके से पुट कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे एक एग्जांपल डिस्कस की गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि तीन वेरिएबल हैं ए बी सी, और जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो है ए प्लस बी प्लस सी बार, डॉट ऑपरेशन है उसके बाद, ए प्लस बी बार प्लस सी, फिर उसके बाद ए बार प्लस बी प्लस सी बार, और फिर ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। तो ये एक मैक्स टर्म है, और मैक्स टर्म में कोई भी हमारे पास वेरिएबल हो तो वेरिएबल इज इक्वल टू जीरो होता है, और अगर हमारे पास वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट मौजूद हो तो कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू वन होता है मैक्स टर्म के अंदर। तो इस हिसाब से जो फर्स्ट हमारी टर्म है वो बनेगी जीरो जीरो वन। तो इसे जब हम के मैप के अंदर पुट करेंगे तो यहाँ पे हम ए की वैल्यू जीरो देखेंगे, बी की वैल्यू भी जीरो होगी, और सी की वैल्यू वन होगी। तो ये वाला सेल बनता है। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब भी हम मैक्स टर्म को, उस वक्त बात हुई थी फंक्शनल टेबल की, फंक्शनल टेबल में पुट करेंगे तो इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। सेम केस के मैप के अंदर है, जब भी हम मैक्स टर्म को के मैप में पुट करेंगे तो वहां पे हमने जीरो पुट करना है। इसी तरीके से सेकंड टर्म जो है वो बनेगी जीरो वन जीरो, तो जीरो वन इस जगह पे आ रहा है, और उसके बाद लास्ट पे जो जीरो है वो इस साल में आता है, तो यहाँ पे भी देखें एक जीरो पुट किया गया है। उसके बाद आगे जो दो टर्म्स लिखी हुई हैं उनके इक्वलेंट जीरो जो है वो इन दो पॉइंट्स पे पुट किया हुआ है। सेम इसी तरीके से जो दूसरा हमारे पास के मैप मौजूद है, इसके अंदर भी जो ऊपर हमारे पास एक्सप्रेशन है उसके इक्विलेंट जो सेल्स बनते हैं उसके अंदर जीरो पुट किया हुआ है। तो जस्ट यही डिफरेंस होता है एसओपी एक्सप्रेशन और टीओएस एक्सप्रेशन में, कि जब भी हम एसओपी एक्सप्रेशन को के मैप के अंदर पुट करते हैं तो कोई भी वेरिएबल हो वो इज इक्वल टू वन होगा, और उसका कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू जीरो होगा, और उसके अगेंस्ट जो वैल्यू हमने के मैप में लिखनी होती है वो वन लिखनी होती है। जबकि जो पीओएस एक्सप्रेशन होता है उसके अंदर कोई भी वेरिएबल है तो वो इज इक्वल टू जीरो होगा, और वेरिएबल का जो कॉम्प्लीमेंट है वो इज इक्वल टू वन होगा, और उसके अगेंस्ट जो वैल्यू हम के मैप के अंदर लिखेंगे वो हम जीरो लिखेंगे। बाकी जो बात है सिंप्लीफिकेशन की, वो उसी तरीके से होगी जिस तरीके से एसओपी एक्सप्रेशन की थी। मतलब यहाँ पे जो अब हमने ग्रुपिंग क्रिएट करनी है वो हमने जीरो की ग्रुपिंग करनी है। तो आप देख सकते हैं इस एग्जांपल के अंदर ये जो लास्ट वाला जीरो है इसको ग्रुप किया गया है ऊपर वाले जीरो के साथ, और यहाँ पे एक अलग जीरो आ रहा है। तो ये चूंकि इसके साथ कोई सेल ऐसा नहीं है जिसके अंदर जीरो मौजूद हो, तो ये एक अकेला ही रहेगा। और फिर इससे हमने आंसर लिखना, तो आंसर भी सेम उसी मेथड से लिखेंगे जिस तरीके से पीओएस एक्सप्रेशन के अंदर हम आंसर लिख रहे थे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो हमने आंसर लिखना है उसके अंदर भी हम ये देखेंगे कि कौन सा ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ए की वैल्यू चेंज हो रही है, ऊपर जीरो है और नीचे वन है। उसके बाद बी की वैल्यू सेम है, मतलब यहाँ पे भी जीरो है और यहाँ पे भी जीरो है। सेम इसी तरीके से सी की वैल्यू यहाँ पे इस पूरे कॉलम के अंदर जीरो है, तो बी और सी हमारे आंसर में आएंगे। और चूंकि हम पीओएस एक्सप्रेशन का आंसर लिख रहे हैं तो बी के बाद प्लस का साइन आएगा और उसके बाद हम सी लिख देंगे, और बी की वैल्यू जीरो है। पीओएस एक्सप्रेशन के अंदर जीरो इज इक्वल टू वेरिएबल होगा, मतलब हम इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखेंगे। सेम इस तरीके से सी की वैल्यू यहाँ पे जीरो है तो हम सी ही लिखेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखेंगे। तो ये इस एक्सप्रेशन की एक टर्म हो जाएगी। दूसरी टर्म अगर हम देखें तो ये एक सिंगल जीरो है जिसके ऊपर सर्कल किया हुआ है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू जीरो है, मतलब ए हम इसी तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद बी की वैल्यू वन है तो बी के ऊपर हमारे पास कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, और फिर सी की वैल्यू भी वन है तो सी के ऊपर भी हम कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे। तो इस तरीके से ये जो हमारा के मैप था उसका ये आंसर आ गया हमारे पास। सेम इसी तरीके से जो हमारे पास दूसरा के मैप मौजूद है उस पर इसी तरीके से वर्किंग होगी और उससे भी हम अपना आंसर जनरेट कर सकते हैं। वही आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पे भी लिखा हुआ है बी प्लस सी, और जो दूसरा ग्रुप था वो था ए प्लस बी बार प्लस सी बार। उसके बाद आगे दो और एग्जांपल्स डिस्कस की हुई हैं, ये भी सेम उसी पैटर्न की एग्जांपल्स हैं। उसी तरीके से ग्रुपिंग होगी, मतलब जीरो की ग्रुपिंग करनी है क्योंकि हम पीओएस एक्सप्रेशन को डील कर रहे हैं, और फिर जीरो की ग्रुपिंग करने के बाद इससे हम आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट फिर एग्जांपल नंबर 5 डिस्कस की गई है। एग्जांपल नंबर 5 में अगर हम देखें जो के मैप है
वो 4 वेरिएबल का है, लेकिन इसके अंदर वर्किंग सेम ही है। और उस सेम वर्किंग को फॉलो करते हुए हम इसके अंदर ग्रुपिंग क्रिएट करेंगे, जीरो की ग्रुपिंग होगी और उसके बाद हम अपना आंसर लिख लेंगे पीओएस एक्सप्रेशन के अंदर। फिर एक और एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 6 डिस्कस की हुई है, ऐसे थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम ग्रुपिंग देखें तो इन 4 जीरो की ग्रुपिंग क्रिएट है, फिर ये एक 4 जीरो का ग्रुप क्रिएट किया हुआ है, और यहाँ पे 2 जीरो का ग्रुप क्रिएट किया गया है। इसका जब हम आंसर लिखेंगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ए की वैल्यू 0 है और सेकंड रो के अंदर भी ए की वैल्यू 0 है, जबकि बी की वैल्यू चेंज हो रही है। तो बी हमारे आंसर में नहीं आएगा, ए हमारे आंसर में आएगा। उसके बाद अगर इन दोनों कॉलम्स को हम देखें तो फर्स्ट कॉलम के अंदर सी की वैल्यू 0 है और सेकंड कॉलम के अंदर भी सी की वैल्यू 0 है, जबकि जो डी है उसकी वैल्यू हमारे पास चेंज हो रही है। फर्स्ट कॉलम में 0, सेकंड में 1, तो डी हमारे आंसर में नहीं आएगा। जस्ट ए और सी हमारे आंसर में आ जाएंगे, दोनों की वैल्यू 0 है, तो इस वजह से हम इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाएंगे। फिर उसके बाद अगर हम सेकंड ग्रुप को देखें तो सेकंड ग्रुप के अंदर ए और बी दोनों की वैल्यूज चेंज हो रही हैं। ऊपर वाली दोनों रो के अंदर ए की वैल्यू 0, उसके बाद 1 1 है, सेम इस तरीके से बी की वैल्यू चेंज हो रही है, 0 1 0 1। तो ए और बी हमारे आंसर में नहीं आएंगे। इसके अंदर चूंकि एक आंसर एक ही कॉलम का है तो इसके अंदर सी की वैल्यू 0 है और डी की वैल्यू 1 है, तो सी और डी जो है वो हमारे आंसर में आ जाएगा। सी की वैल्यू चूंकि 0 है तो इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, जबकि डी की वैल्यू 1 है तो डी के ऊपर हम कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे। उसके बाद जो लास्ट ग्रुप है इसके अंदर अगर हम देखें तो ए की वैल्यू चेंज हो रही है, जबकि बी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो इसके अंदर बी हमारे आंसर में आ जाएगा। और फिर उसके बाद चूंकि ये एक ही कॉलम के अंदर है तो इसके अंदर सी और डी की वैल्यू भी चेंज नहीं हो रही। सी की वैल्यू 1 है तो इसके लिए सी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, जबकि डी की वैल्यू 0 है तो डी एज इट इज हम लिख देंगे। तो यही चीज़ अगर आप देखें तो ए प्लस सी प्लस डी बार और बी प्लस सी बार प्लस डी, तो यही हमारा आंसर है। उसके बाद आगे फिर एग्जांपल नंबर 7 डिस्कस की गई है, सेम पैटर्न पे एग्जांपल है और सेम मेथड को फॉलो करते हुए इस एग्जांपल को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पे टॉपिक दिया हुआ है कन्वर्टिंग बिटवीन पीओएस एंड एसओपी यूजिंग के मैप। के मैप को इस्तेमाल करते हुए हम पीओएस एक्सप्रेशन को एसओपी में कन्वर्ट कर सकते हैं और सेम इसी तरीके से एसओपी एक्सप्रेशन को हम पीओएस एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कन्वर्जन बहुत सिंपल है, सिंपल इस तरीके से है कि अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें एक पीओएस एक्सप्रेशन गिवन है जिसकी 4 टर्म्स हैं। अब इन 4 टर्म के अगेंस्ट हम इस के मैप के अंदर डिफरेंट जीरोस पुट कर देंगे, बाकी जो सेल हमारे पास खाली बचेंगे उनके अंदर हम 1 लिख देंगे। तो पीएस एक्सप्रेशन को जब हमने के मैप के अंदर लिखा तो 0 पुट किया, बाकी सेल में जो 1 आ गए हैं उस 1 की ग्रुपिंग करके अगर हम आंसर लिखेंगे तो वो हमारा एसओपी एक्सप्रेशन का आंसर होगा। तो इनपुट जो हमारे पास थी वो पीओएस थी, जो आउटपुट वहां से हमने निकाली है वो एसओपी निकाली है। तो इस तरीके से हम इजीली कन्वर्जन कर सकते हैं पीओएस एक्सप्रेशन की एसओपी एक्सप्रेशन के अंदर। और इसी टेक्निक को अगर हम यूज करें तो इस टेक्निक से एसओपी एक्सप्रेशन को हम पीओएस एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एसओपी एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को अगर मैं के मैप में पुट करता हूँ तो के मैप के अंदर जो डिफरेंट एंट्रीज है वहां पे मैं 1 लिख दूंगा, बाकी जो मेरे पास सेल बचेंगे वहां पे मेरे पास 0 आ जाएगा। तो अगर इन 0 की मैं ग्रुपिंग क्रिएट कर लूँ और इस ग्रुपिंग को देखते हुए मैं आंसर लिखूं तो वहां से फिर मेरे पास पीओएस एक्सप्रेशन का आंसर आ जाएगा। तो के मैप को यूज करते हुए हम बहुत आसानी से एसओपी एक्सप्रेशन को पीओएस एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं और पीओएस एक्सप्रेशन को एसओपी एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे कवर किया गया है 5 वेरिएबल कॉर्नऑफ मैप का। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली हम के मैप को यूज करते हैं 3 वेरिएबल के लिए या फिर 4 वेरिएबल के लिए। 5 वेरिएबल के लिए भी हम कार्नॉफ मैप को यूज कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इस वजह से नॉर्मली 5 वेरिएबल के लिए हम के मैप को यूज नहीं करते। इसके लिए एक और टेक्निक है जिसे हम कहते हैं क्विन मैकक्लस्की मेथड, उसको हम यूज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे जस्ट एक ओवरव्यू दिया हुआ है कि अगर हमारे पास 5 वेरिएबल हो और उन 5 वेरिएबल को हमने के मैप के थ्रू सॉल्व करना हो तो हम किस तरीके से करते हैं। अब अगर हमारे पास 5 वेरिएबल हैं तो उसके टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन 32 बनते हैं। अगर हम 0 से काउंट करें तो 0 से लेके 31 तक ये टोटल 32 सेल्स हमारे पास आएंगे। 32 सेल्स को हम दो ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, 16 और 16 के दो ग्रुप बन जाएंगे। अब ये अगर हम फर्स्ट टेबल देखें तो इसके अंदर 16 सेल हैं और यहाँ पे वेरिएबल यूज किए गए हैं बी सी
डी ई। सेम वेरिएबल जो दूसरा हमारा 16 सेल का के मैप है उसके अंदर भी यूज किए हुए हैं बी सी डी ई। अब यहाँ पे आपको किसी भी जगह पे ए वेरिएबल जो है वो नज़र नहीं आ रहा। तो एक्चुअल में इस तरीके से है कि ये जो फर्स्ट हमारा टेबल है ये ए वेरिएबल के लिए क्रिएट किया गया और जो सेकंड हमारा टेबल है ये ए बार वेरिएबल के लिए क्रिएट किया गया। और जब इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं तो नंबरिंग तो हमारी उसी तरीके से रहेगी, मतलब जीरो से स्टार्ट होगा, जीरो वन, उसके बाद टू, फिर थ्री, और फिर इस तरीके से आप देख सकते हैं अप टू 15 जो है वो यहाँ पे नंबरिंग की गई है। 16 नंबर फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर उसके बाद 17, 18, 19, और इसी तरतीब को फॉलो करते हुए हम 31 पे पहुंच जाएंगे। तो ये तो इसके सेल की तरतीब होगी। अब नेक्स्ट चीज थोड़ी सी ये देख लेते हैं कि इसके अंदर एडजस्टेंट सेल कौन से होंगे। एडजस्टेंट सेल हमने 4 वेरिएबल के डिस्कस किए हुए हैं कि जो एक दूसरे के साथ सेल मौजूद होते हैं वो एडजस्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल 5, 7, 6 और 4 ये आपस में एडजस्टेंट है। लेकिन जब हम दो ग्रुप क्रिएट कर देते हैं तो ये वाला जो हमारा सेल है, सेल नंबर 2, 18 सेल इस 2 सेल का एडजस्टेंट होगा। सेम इस तरीके से जो सेल नंबर 6 है इसका एडजस्टेंट सेल 22 होगा, 14 का 30 नंबर होगा, 10 का 26 होगा, और ये चीज़ हम कॉलम वाइज भी फॉलो करेंगे कि 11 का एडजस्टेंट सेल 27 होगा, सेम इस तरीके से 9 का 25, 8 का 24, और रो के लेफ्ट साइड पे भी इसी चीज़ को हम फॉलो करेंगे। 12 और 28 जो हैं ये आपस में एडजस्टेंट सेल होंगे, सेम इस तरीके से 20 और 4 और 0 और 16। और कॉलम वाइज अगर हम ऊपर वाले सेल की बात करें, सेल नंबर 1 और 17 एडजस्टेंट होंगे, इस तरीके से सेल नंबर 3 और 19 ये आपस में एडजस्टेंट होंगे। तो ये कॉर्नर वाले जितने भी सेल्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ एडजस्टेंट होते हैं और इनकी ग्रुपिंग हम बना सकते हैं। लेकिन ये चूंकि सेल्स इतने ज़्यादा होते हैं जो एक दूसरे के नज़दीक हैं तो अक्सर इसकी ग्रुपिंग बनाने के अंदर कन्फ्यूजन आ जाती है। तो नॉर्मली इसी कन्फ्यूजन की वजह से हम, अगर हमारे पास 5 वेरिएबल्स हों तो उसके लिए के मैप को हम इस्तेमाल नहीं करते। बहरहाल यहाँ पे एक एग्जाम्पल डिस्कस की हुई है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि इसके अंदर डिफरेंट सेल्स के अंदर वन प्लेस किया गया है और फिर इसकी ग्रुपिंग क्रिएट की गई है। ग्रुपिंग इस तरीके से होगी कि ये जो दो वन हैं ये ग्रुप हो जाएंगे इन दो वन के साथ भी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ये जो सेल है ये इसका एडजस्टेंट सेल होगा। तो एक ये ग्रुपिंग क्रिएट हो जाएगी। दूसरी, ये दो हमारे पास वन मौजूद है, इनका हम ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हमने चूंकि ग्रुप थोड़ा सा बड़ा क्रिएट करना है तो इस तरीके से ये 4 1 का ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट ग्रुप है वो अगर हम देखें तो ये दो वन और इसके साथ ये जो दो वन है ये कंबाइन होके इनका एक ग्रुप क्रिएट हो सकता है। ये एक वन जो यहाँ पे मौजूद है ये अब अकेला ही रहेगा क्योंकि ये इसका एडजस्टेंट सेल नहीं है, इसका एडजस्टेंट सेल ये वाला है। तो इस तरीके से इसकी अब हम इसके साथ ग्रुपिंग क्रिएट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, ये हमारे पास एक वन मौजूद है तो इन दो वन को मिला के और इन दो वन को मिला के हम इनका एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि ये आपस में एडजस्टेंट सेल है। लास्ट में ये एक वन बचता है, लेकिन हमने ग्रुप चूंकि थोड़ा बड़ा क्रिएट करना है, हमारी कोशिश होती है कि बड़े से बड़ा ग्रुप क्रिएट हो जाए, तो इस वन को हम इसके साथ मिला के इन दो वन का हम ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसके अंदर ग्रुपिंग होती है, जो कि थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली बात है। ये जस्ट आपके ओवरव्यू के लिए था कि अगर किसी वजह से हमें के मैप यूज़ करना पड़ जाए 5 वेरिएबल के लिए तो उसकी ग्रुपिंग हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं, वही चीज़ फिर यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है जो ऊपर अभी मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस किया हुआ कि कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनकी मल्टीपल आउटपुट होती है। अभी तक हमने जितने भी फंक्शन डिस्कस किए हैं या जितने भी सर्किट देखे हैं उनकी एक आउटपुट थी। तो कुछ ऐसे सर्किट्स होते हैं जिनकी एक से ज़्यादा आउटपुट हो सकती है। उसकी एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक सर्किट डिस्कस किया गया है जिसे हम 7 सेगमेंट डिस्प्ले कहते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले इस तरह का डिस्प्ले होता है जिसके अंदर 7 सेगमेंट्स मौजूद होते हैं और इसे नॉर्मली नंबर को डिस्प्ले करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पे जो डिजिटल क्लॉक होता है उसके अंदर इस किस्म का डिस्प्ले होता है। फॉर एग्जांपल अगर नंबर 1 हमने डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए ये जो दो सेगमेंट्स हैं ये ऑन हो जाते हैं और हमें 1 डिस्प्ले हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम 2 को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो उसके लिए ये एक ऊपर वाला सेगमेंट ऑन होगा, सेगमेंट बी ऑन होगा, सेगमेंट जी ऑन होगा, ई ऑन होगा और डी ऑन होगा। तो इस तरीके से 2 हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगा और इसी टेक्निक को फॉलो करते हुए 3, 4, 5 और अप टू 9 जो है वो डिफरेंट नंबर जो है वो डिस्प्ले हो रहे होते हैं। तो इस चीज़ का फिर एक कंप्लीट चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर 0 डिजिट को ऑन करवाना है तो उसके लिए हमारे पास कौन कौन से सेगमेंट ऑन होंगे। सेगमेंट ए बी सी डी ई
और एफ, ये तमाम सेगमेंट्स ऑन होंगे तब हमारे पास जीरो डिस्प्ले होगा। इसके अंदर जस्ट जो जी सेगमेंट है वो ऑन नहीं होगा। इस तरीके से अगर वन डिस्प्ले करवाना है तो सेगमेंट बी और सी होगा, और अप टू 9 उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि कौन कौन से सेगमेंट को हम ऑन करेंगे तो ये नंबर आपस में डिस्प्ले हो सकेंगे। अब ये जो हमारे पास सर्किट है इसकी 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 आउटपुट्स इसके अंदर मौजूद होंगी। और अगर इसके हम इनपुट की बात करें तो इसकी इनपुट 4 होंगी, क्योंकि जो नंबर हम डिस्प्ले करवा रहे हैं वो 0 से लेकर 9 तक है, तो ये 4 बिट के अंदर हम इन नंबर्स को डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो 4 इनपुट होंगी और हर सेगमेंट के लिए अलग अलग एक सर्किट क्रिएट होगा, तो टोटल जो हमारे पास आउटपुट आएंगी वो 10 आउटपुट आएंगी जो कि इस सेगमेंट के साथ कनेक्टेड होंगी और उसके थ्रू ये सेगमेंट काम कर रहा होगा। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हमारे पास 4 इनपुट होंगी, मतलब 4 बिट्स होंगी, तो 4 बिट से जो हम नंबर डिस्प्ले करवा सकते हैं वो 0 से लेकर 15 तक करवा सकते हैं, जबकि यहाँ पे हम सिर्फ 0 से लेकर 9 तक के नंबर को यूज़ कर रहे हैं। बाकी जो नंबर हम यूज़ नहीं कर रहे वो हमारी डोंट केयर कंडीशन कहलाएगा, जो कि लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने डिस्कस किया था। और डोंट केयर कंडीशन जो है वो हमारे के मैप के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो यहाँ पे हम उस डोंट केयर कंडीशन को यूज़ करके सर्किट को सिंप्लीफाई भी करेंगे। अब जो ऊपर हमने सेगमेंट्स देखे हैं उनके रिलेटेड यहाँ पे फंक्शनल टेबल क्रिएट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट ये फंक्शनल टेबल है ये सेगमेंट ए के रिलेटेड है। अगर हम सेगमेंट ए को देखें तो ये हमारे पास 0 डिजिट के लिए ऑन हो रहा है, 1 के लिए ऑन नहीं हो रहा, 2 के लिए ऑन हो रहा है, तो यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ। उसके बाद 3 में भी ए आ रहा है, 4 में नहीं आ रहा, 5 में ए आ रहा है, उसके बाद 6 में भी ए है, 7 में भी ए है, 8 और उसके बाद 9 के अंदर भी ए है। अब मैं मूव करूंगा इसके फंक्शनल टेबल पे। तो फंक्शनल टेबल पे हम अब इन नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और उसके आगे जो इसकी आउटपुट वाला कॉलम है वहाँ पे 1 लिख देंगे। फॉर एग्जांपल 0 के लिए ए वाला सेगमेंट ऑन होता है तो इसकी बाइनरी होगी 0 0 0 0 और आउटपुट वाले कॉलम में 1 आएगा। जो नंबर 1 है उसके लिए ए वाला सेगमेंट ऑन नहीं होता तो उसकी बाइनरी की जो आउटपुट वाला कॉलम है वहाँ पे 0 लिखा हुआ है। सेम इस तरीके से 4 के लिए भी ये ऑन नहीं होता तो यहाँ पे भी 0 लिखा हुआ है। और उसके बाद बाकी जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उनके लिए ए वाला सेगमेंट ऑन होता है तो इसलिए वहाँ पे 1 लिखा हुआ है। तो ये फंक्शनल टेबल आप देख सकते हैं कि 9 तक है। उसके बाद जो 10 11 12 13 14 15 है वहाँ पे एक्स लिखा हुआ है जो कि रिप्रेजेंट करता है डोंट केयर कंडीशन को। जिस तरीके से सेगमेंट ए के लिए ये फंक्शनल टेबल क्रिएट किया है सेम इसी तरीके से सेगमेंट बी सी डी और इस तरीके से जो लास्ट सेगमेंट था जी वहाँ तक ये फंक्शनल टेबल क्रिएट किया हुआ है। और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास कोई फंक्शनल टेबल हो तो उससे वैल्यूज हम के मैप के अंदर किस तरीके से पुट कर सकते हैं। तो उसी टेक्निक को फॉलो करते हुए फंक्शनल टेबल से वैल्यूज के मैप के अंदर पुट की हुई हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जस्ट अगर मैं आपको बताऊं तो ए बी की वैल्यू 0 0 है और सी डी जो है वो 1 0 है, उसके अगेंस्ट यहाँ पे 1 पुट किया हुआ है। तो अगर हम जी वाले के मैप के टेबल को देखें तो 0 0 और 1 0 मतलब ये जो सेल बनता है यहाँ पे एक 1 पुट किया हुआ है, ये जी का के मैप उन्होंने शो किया हुआ है। तो बाकी जो वैल्यूज हैं वो भी इस तरीके से यहाँ से हम देख सकते हैं कि किस जगह पे 1 आ रहा है और उसके अगेंस्ट हम के मैप के अंदर 1 वैल्यू लिख देंगे और बाकी जो सेल्स होंगे वहाँ पे 0 आ जाएगा। इस तरीके से ये जितने भी सेगमेंट्स हैं उनके रिलेटेड जब हम के मैप क्रिएट कर लेंगे तो उसके बाद इन सेल्स की हम आपस में ग्रुपिंग करेंगे। और ग्रुपिंग में आप देख सकते हैं कि ग्रुप को बड़ा करने के लिए डोंट केयर कंडीशन को भी ग्रुपिंग के अंदर इंक्लूड किया हुआ है। और जब हम इसको इंक्लूड कर लेंगे और ग्रुप हमारे पास क्रिएट होंगे तो वहां से हम हर सेगमेंट का आंसर लिख लेंगे। अभी सेगमेंट ए के लिए जो हमारा एक्सप्रेशन आ रहा है वो है ए प्लस सी प्लस बी डी प्लस बी बार डी बार। तो इसको अगर आप एनालाइज करें तो हमारे पास एक एंड गेट यहाँ पे यूज हो रहा है, एक एंड गेट यहाँ पे यूज हो रहा है और लास्ट में एक और गेट होगा जिसकी एक इनपुट ए होगी एक इनपुट सी होगी। थर्ड इनपुट जो है उसकी वो एंड गेट बी और डी से जो आएगी वो उस पर अप्लाई होगी। और जो लास्ट इनपुट है और गेट की जो हमारे पास एक ये वाला एंड गेट आ रहा है बी बार डी बार वाला, इसकी जो आउटपुट होगी वो हमारे और गेट पे अप्लाई हो जाएगी। तो सेम इसी तरीके से बाकी ये जितने भी एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं इनके रिलेटेड भी हम सर्किट क्रिएट कर सकते हैं। और ये जो सर्किट है ये फिर जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले है उसके हर सेगमेंट के साथ कनेक्टेड होगा
और फिर जब भी कोई हमारे पास नंबर आएगा तो उस पर कॉरेस्पॉन्डेंस जो हमारा सेगमेंट है वो ऑन हो जाएगा, और इस तरीके से हमें कोई भी नंबर डिस्प्ले हो सकता है। तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही था। इस लेक्चर के अंदर अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।